लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है संदीप। वासिम महाराष्ट्र से ये कुंडली और चंद्रमा इनकी कुंडली में जो बैठे हैं वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के हैं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा, और इस आधार पर जब चंद्रमा, अगर थोड़ी सी बात अगर मैं इनकी कुंडली के चंद्रमा पे करूं तो चंद्रमा जो है वो पक्ष बल से मजबूत है। चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत होंगे तो व्यक्ति के पास धन कंटिन्यूअस आता है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति मन का स्थिर होता है, उदारवादी होता है, झगड़ालू नहीं होता है, प्रबुद्ध होता है, गंभीर विचारों वाला होता है और आसक्त होता है। कई बार स्त्रियों में धन के पीछे धन की आसक्ति होती है जीवन में, ये बात होती है। व्यक्ति जो होता है वो निर्णय का पक्का होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, अपनी भुजाओं पे बल रखने वाला होता है और अपने ही बल पे सारा काम करने वाला होता है। अगर इस चंद्रमा से विलग भी होकर के अगर मैं बात कहूं तो ये कुंडली देखने के बाद ये चीजें दिखती है कि व्यक्ति अपनी भुजाओं पे बल रखता है। और बड़ी अद्भुत बात है कि इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आप जरा गौर करें तो चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत है तो शुभग्रह होता है। नैसर्गिक रूप से भी चंद्रमा शुभग्रह ही होते हैं और बैठे हैं नीच के, जिनके ऊपर गौर करिए इस भाव के अधिपति मंगल जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में पापक ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं, वहां के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं। इस कुंडली में अब जरा ध्यान से समझने की बात है कि ग्रह की स्थिति कैसी है। तो सप्तम भाव के अधिपति, सबसे पहले मैं इसी भाव को क्यों उठा रहा हूं क्योंकि चंद्रमा यहीं बैठे हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो होते हैं वो तृतीय भाव के अधिपति होते हैं और तीसरे भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के नीच के बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल लाभ भाव में बैठे हैं अपने भाव से, वो भी पंचमस्थ। यानी कि यहाँ पे जो मंगल बैठे, चंद्रमा बैठे वो मंगल की राशि में, और मंगल जो है वो इसका डिस्पोजिटर, जहां चंद्रमा बैठा है इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट जो है वो मंगल लाभ में जाकर के व्यक्ति के जीवन को कारोबार से और व्यक्ति के व्यापार से लाभ दे रहे हैं। लेकिन वो एक लेवल पे जाने के बाद, एक टाइम पे आने के बाद उसमें कमजोरी भी दिख रही है। वो कैसे? क्योंकि इसके डिस्पोजिटर जो है वो नीच के हैं और चंद्रमा के पास बल की कमजोरी भी देखी जा रही है क्योंकि इस चंद्रमा के ठीक आगे राहु बैठे हैं और चंद्रमा को बल मिलता है गुरु से, देवगुरु बृहस्पति से। वो दोनों तरीके से कमजोर मिल रहा है। कैसे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले ही नीच के हैं। अलग बात है कि आप जरा गौर करें तो यहां पे इस ग्रह के ऊपर से शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन ध्यान से समझने की बात है कि वो शुक्र जो है वो यहां पे छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में फंस रही है। यहां जो शुक्र आप यहां देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों एक साथ बैठे हैं। शुक्र कौन है? छठे भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति, पर वो लग्न का परिणाम कमजोर करेंगे, छठे भाव का ज्यादा। इस वजह से व्यक्ति कई बार ऋण में चला जाता है या उसका जीवन मेहनत करने के पीछे भागता रहता है। भुजाओं का बल इसलिए मैंने बात कही क्योंकि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के धन पराक्रम भाव में बैठे हैं और वहां जो 2 नंबर लिखा है वो वस्तुतः ये व्यक्ति को भी सुंदर बनाते हैं, व्यक्ति की पत्नी को भी सुंदर बनाते हैं और व्यक्ति सुंदरता के पीछे भागने वाला भी है। तो गौर करिए तो यहाँ पे शुक्र और बुध का एक साथ बैठना, पर वस्तुतः ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो अच्छे नहीं होंगे। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध का एक साथ बैठना अच्छा नहीं होगा। इस वजह से ही व्यक्ति को आराम से जीवन का उत्तरार्ध कई बार जो होता है वो मशक्कत करने के लिए जो है वो न्योता देती है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्न के अधिपति होने के साथ साथ ऋण भाव के अधिपति हैं और उसको संयोग मिल रहा है बुध का, जो मूल त्रिकोण राशि इसकी यहां बनी है। बुध इस कुंडली में द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति होते हैं, मारक भाव होता है दूसरा भाव। चलित कुंडली में शुक्र जो है वो दिग्बल अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, यहां बैठ रहे हैं। यहां सूर्य जो है वो चलित कुंडली में बुध के साथ आ जा रहे हैं। तो सूर्य और बुध की जो युति चलित कुंडली में यहां पराक्रम भाव में होगी, जहां आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है, तो ये जातक को बुद्धिमान, बलशाली और अच्छी बुद्धि का और यशस्विता प्रदान करेंगे। उसके पराक्रम का बल बढ़ेगा और सूर्य की दशा में लाभ भी होगा। पर जब शनि का गोचर, अभी अगर गौर करें तो शनि का गोचर जो है वो मकर राशि में है। जब व्यक्ति की कुंडली में शनि का गोचर तुला में आया हो या कन्या में आया हो तो व्यक्ति को लाभ हुआ। पर व्यक्ति की कुंडली में शनि जब जैसे ही वृश्चिक में आए या धनु में आए, मकर में आए,
तो ये समस्या करने लगे। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध का यहां बैठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पंचमेश की युति छठे भाव के अधिपति के साथ हो रही है, जो व्यक्ति के जीवन में दारिद्र योग लगा देती है, जो दरिद्रता को प्राप्त कराने लगती है। या इस दशा को जैसे ही बुध आते हैं, 2021 के 8वें महीने में अभी आए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऋण में फंसा। अब एक बात और भी है कि अगर आप इस कुंडली को समझ रहे हो तो शुक्र और शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं। यहां पे शनि जो होते हैं वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भाग्य और दशम के अधिपति जहां खुद गुरु बैठे हैं, जो अष्टम के अधिपति होते हैं, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। लाभ भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण जन्म कुंडली में सर्वाधिक मारक ग्रह के रूप में अगर कोई ग्रह यहां विकसित होगा तो वो देवगुरु बृहस्पति ही होंगे। दूसरे नंबर पे जो मारक ग्रह का दर्जा जिसे प्राप्त होगा वो इस कुंडली के लिए मंगल को प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पे जो मारक ग्रह की दर्जा की जो स्थिति प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी बुध को, क्योंकि वो द्वितीय भाव के अधिपति हैं। पर इस कुंडली के लिए शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में बन रही है और वो मूल त्रिकोण राशि है। इस वजह से भी व्यक्ति कई बार जो होता है वो मशक्कत करता है। हालांकि व्यक्ति का पूर्वार्ध बड़ा अच्छा रहा और सूर्य और शनि जो यहां बैठे हैं उस पर राहु का असर, जन्म कुंडली में सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के सुख के अधिपति, और सूर्य की दशा में जन्म कुंडली में सूर्य के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य जाकर के शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि पंच चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के और दशम भाव के अधिपति के साथ होना, यह सबसे महानतम स्थितियों में से एक व्यक्ति को अपनी दशा में या शनि की दशा में या कभी भी यह एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। परंतु चूंकि सूर्य और शनि बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते, इस वजह से कई बार वो उसमें घिसवाते भी हैं, उसमें रगड़ भी देते हैं, उसमें मेहनत भी करवाते हैं। और यही कारण है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में धन भाव प्रभावित होता हुआ देखा जा रहा है। एक बात और बताता हूं, सूर्य इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के यहां के अधिपति जब यहां बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, तो व्यक्ति को माता का लाभ मिल जाता है। पर गौर करने की बात है, जब आप थोड़े और निकट से ज्योतिष को समझने आते हैं तो इसी दशा में व्यक्ति को माता की मृत्यु का भान भी होता है या मृत्यु का प्राप्त भी हो जाना होता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अंदर पिता के भाव को जाना या माता के भाव का जाना, माता के भाव के अधिपति का दूसरे भाव में जाना, तो अभी बुध आए ही हैं 2021 के 8वें महीने में, और ग्रह जो होता है वो कुछ आगे पीछे 10-15 दिन 20 दिन पहले परिवर्तन करता है। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान जो माता भाव का अधिपति होता है सूर्य, वो द्वितीय भाव में गया है, इस वजह से माता का नुकसान होता है। ये एक बात है। और दूसरी बात कि चंद्रमा जब नीच के हो जाते हैं तो माता का संग तो बड़ा मिलता है, लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी अजीब सी भी है कि इनकी कुंडली में सूर्य और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति की पिता की मृत्यु जब हो जाती है तब उसका भाग्योदय होता है। कई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि पिता जब मर जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, पिता से दूरी बन जाए, तो व्यक्ति जो होता है वो तब उसका भाग्योदय होता है। वैसे इनकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को गुरु की दशा में, व्यक्ति को शनि की दशा में लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु जो है वो लाभ के अधिपति होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, जिसका अधिपति, अब यहां पे गुरु और शनि के संबंध को देखिए, गुरु जो बैठे हैं वो नीच के बैठे हैं और यहां का अधिपति धन भाव में महाधनी योग लगा रहे हैं। मैंने एक कार्यक्रम करके बताई थी बात कि भाग्य भाव के अधिपति अगर धन भाव में जाते हो तो ये जन्म कुंडली में महाधनी योग हो जाता है। लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में अगर भाग्य भाव में जाते हो तो ये महाधनी व्यक्ति एक समय पे बहुत टॉप क्लास का धनवान और धन का प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन कठोरता क्यों? क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठे हैं और वहां पे दो दो पापक ग्रहों का एक साथ बैठना एक तरफ धन देता है, दूसरी तरफ धन से खींच जाता है। यह व्यक्ति दूसरों के कारण कई बार दूसरे को दे करके उलझ जाता है। उसका मति बुद्धि का परेशान होना ये इस बात का प्रमाण देता है, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ बैठ करके राहु से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण उसके धन का बजना हो जाता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात। और दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में के दूसरे भाव को जरा गौर से समझते हैं। धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि ऋण के अधिपति हैं। तो धन भाव के अधिपति बुध और छठे भाव के अधिपति शुक्र, ये दोनों त्रिक भाव में बैठे। धनेश का छठे, 8वें, 12वें भाव में जाना ऋण योग लगाता है। पंचम भाव के अधिपति बुध का छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठना
ऋण में डालता है। बुध का छठे भाव के अधिपति के साथ बैठना, और वो भी त्रिक भाव में, सूर्य का शनि के साथ बैठना, ये दोनों भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं, ये धन दिए भी हैं और लिए भी हैं। इसी सूर्य की दशा में व्यक्ति धन कमाया भी है पर गया भी है, ये दोनों जाएगा। ये इस स्थिति की कुंडली को समझने की स्थिति है। अब आपको इस कुंडली के लिए अगर मैं व्यापार भाव की बात करता हूं तो व्यापार भाव में ही चंद्रमा नीच के हुए हैं। ए बराबर ए कौन है, यहां पे चंद्रमा होगा, बी कौन होगा, यहां मंगल, और सी कौन होगा, गुरु। तो वस्तुतः आप गुरु और चंद्रमा के संबंध जब तक आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं बनेंगे तब तक आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जब वो संपूर्ण हो जाएगा तभी आपको कुछ देगा। लेकिन उनके संबंध चूंकि जन्म कुंडली में तीसरे एकादशमें का बन रहा है, इस वजह से ये कई बार संपूर्ण परिणाम नहीं देते और मशक्कत करने के बाद देते हैं, मेहनत करवाएंगे। अगर वो चौथे 10वें होते तो मशक्कत ना करनी पड़े, यूं परिणाम दे देते, चाहे देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न की कुंडली के लिए कमजोर प्लैनेट के तौर पे ही क्यों ना जाने जाते हो। अब व्यक्ति की कुंडली में जरा हम गौर करते हैं। इनकी कुंडली में राहु लग्न जो है वो 8 डिग्री 31 कला का है। 8 डिग्री 31 कला और नक्षत्र जो होगा वो कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण होगा। कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के जो अधिपति होंगे वो देवगुरु बृहस्पति होंगे। लग्न के अधिपति शुक्र हैं और कृतिका नक्षत्र के अधिपति संपूर्णतया सूर्य होते हैं। अब तीनों में साम्य बनाइए तो नक्षत्र के चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, जो कि शुक्र के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, लेकिन चूंकि लग्न के नक्षत्र जो लग्न के अंदर जो नक्षत्र बन रहा है उसके अधिपति और चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों परम मित्र होते हैं। इस वजह से यहां पे देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम हमेशा अच्छा देंगे, हमेशा अपनी दशाओं में, और सूर्य भी अपने परिणाम अच्छे देंगे। व्यक्ति के पास अभी जो कमजोरी बन रही है वो सिर्फ बुध के कारण। आप जरा चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा यहां तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ भाव का अधिपति होगा, और वो सप्तम भाव में 8 नंबर की राशि में रोग की राशि में जाने के कारण व्यक्ति कई बार कंपटीशन ज्यादा कर लेता है अपने आप से ही या फिर अपने आसपास के लोगों से ही। इस वजह से वो कई बार अपने ही इस स्वभाव के कारण परेशान हो बैठता है। वो कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करे, किसी के साथ अपना कंपेयर ना करिए। इस वजह से आपके कष्ट की स्थिति मेन और मुख्यतया जो है वो यही है कि व्यक्ति दूसरों से कई बार अपना जो है वो प्रभाव विकसित करना चाहता है या तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस कारण से कई बार उसके मन को क्षुब्ध या मन को परेशान होते देखा जाता है। लेकिन चूंकि उसकी दृष्टि जो है वो उच्च की पड़ रही है तो इसका एक छोटा सा लाभ ये हो जाएगा कि व्यक्ति जो है वो अपने बल पे भरोसा करे, अपने पराक्रम पे भरोसा करे, सुंदर हो स्वयं, अपने सुंदरता का लाभ उठा सकता है, अपने व्यक्तित्व को विशाल बना सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो इरेगुलरिटी हो जाती है, जीवन पर्यंत की बात होती है। इरेगुलर मतलब आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, और खास करके तब जब जन्म कुंडली में सर्वाधिक राजयोग कारक जो ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य बनते हैं उसकी दशा में व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में कि जब बुध की दशा चलती है तो धन की समस्या दे देते हैं, व्यक्ति को धन का सुख नहीं मिलता, या कई बार जब आप और भी पीछे जाते हैं तो केतु की दशा में भी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, शनि की दशा में भी व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि व्यक्ति की कुंडली में, देखिए एक बात बड़ी अजीब है कि हम लोग सिर्फ यही बात समझ लेते हैं कि इस ग्रह की दशा है, यहां बैठा है तो अच्छा फल करेगा, परंतु उसके पीछे कई सारे चक्के लगे होते हैं, कई सारे चक्के लगे होते हैं। भगवान जो शुक्राचार्य हैं उनके रथ में 10 घोड़े सफेद रंग के जुड़े हैं जिसपे बिल्कुल भी काला दाग नहीं है। ये स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न है। यहां पे 5 अंक बड़ा अच्छा लाभ करेगा व्यक्ति को। 5 जो भी योग 5 आए, जैसे 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये अंक अच्छे होंगे। और सफेद रंग व्यक्ति को बड़ा भाएगा। सफेद रंग, अगर व्यक्ति अपना ऋण चुकाना चाहता है तो कभी भी प्रयास करे तो शुक्रवार को प्रयास करे। कोई भी काम करना चाहे, अनुराधा बढ़िया हो, पुनर्वसु अच्छा हो, पुष्य अच्छा हो, पूर्वाषाढ़ा भी अच्छा हो सकता है। अगर कुछ काम कुछ नया करना हो तो अनुराधा, जैसे दवाइयां लेनी हो, दवाई कोई खा रहे हो तो अनुराधा नक्षत्र में ना खाएं। कोई दान वगैरह देना हो तो अनुराधा में ना करें, जन्म के नक्षत्र में ये सब काम नहीं करना चाहिए।
उसके बाद शुक्रवार का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। इस कुंडली में अगर और भी निकट से आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये कुंडली में ग्रह की युति यहां पे सामान्य हो रही है। यहां पे सूर्य आ रहे हैं चलित कुंडली में, यहां शनि और केतु यहां बैठ रहे हैं। मंगल जो यहां देख रहे हैं आप, वो दरअसल 12वें भाव के अधिपति होकर के 12वें में बैठेंगे और गुरु यहां बैठ रहे हैं। गुरु यहां बैठ रहे हैं, चंद्रमा यहीं के यहीं, राहु यहीं के यहीं और शनि केतु के साथ यहीं बैठेंगे। मंगल 12वें भाव में व्यक्ति अपना प्रसार करे दूसरे जगह पे जाकर के। अगर जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहे या उत्तर या दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण की तरफ, अगर शुक्र की दिशा यही होती है आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे या सिर्फ पूर्व की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे तो जीवन में आगे बढ़ सकता है। एक बात और कहता हूं, इनकी कुंडली के लिए व्यय भाव बिल्कुल भी असंतुलन में नहीं है, क्योंकि व्ययेश व्यय में बैठा है और वो फल वहां का कर रहा है चलित कुंडली में। तो ऋण से मुक्ति का भाव, तो ऋण से मुक्ति होने के लिए आपकी कुंडली में अगर देखें तो ऋण से मुक्त होने का भाव ये है। यहां के अधिपति लाभ में बैठे हैं अपने भाव से निकटस्थ और वो बनते हैं इस कुंडली के लिए मारक। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कई बार जो है वो चंद्रमा की दशा में या चंद्रमा की दशा के एंड में व्यक्ति का कारोबार कमजोर होता है, या चंद्रमा की दशा की अंतिम चरण होता है। जैसे कि चंद्रमा की दशा अगर 10 साल की होती है तो अंतिम के जो 5 साल होते हैं उसमें व्यक्ति का ऋण में जाना आरंभ होता है। और ये सूर्य की दशा, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य जो है वो व्यक्ति के माता का नुकसान पहुंचाते हैं, व्यक्ति के धन की हानि कराते हैं और व्यक्ति को पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। अब इस समय व्यक्ति को पश्चाताप होगा, पर इस सूर्य का एक बड़ा अच्छा लाभ यह भी होगा कि व्यक्ति की संतति के लिए संतान भाव के अधिपति बुध जो है वो बुध की राशि में सूर्य बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति की दूसरी राशि में बैठे हैं। तो संतति से व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता है, संतति को लेकर के कभी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है। उसकी संततियां बड़ी श्रेष्ठ और बुद्धिमान होती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पे है जो कि जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए 12 में अगर दूर भी रहे, विदेश भाव के अधिपति हैं, पर फिर भी वो जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में और चलित कुंडली में अपनी राशि का फल कर रहे हैं। व्यक्ति ऋण से मुक्त जरूर हो जाएगा, लेकिन कब? तो अब इनकी कुंडली में अगर इस विषय पे चर्चा करते हैं तो ऐसी स्थिति में जाने के लिए हमें इनकी कुंडली में 2024 का इंतजार या फिर 2022 के 10वें महीने के बाद। ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऋण से मुक्ति के लिए व्यक्ति को श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। घर में बना लीजिए खुद से, उसकी विधि भी है, पर कहीं से खरीद करके नहीं। आजकल व्यापार में ये बड़े चलने लगे हैं, श्री यंत्र के नाम पे लोगों से बड़ी ठगी करी जाती है। उसकी विधि है, आसानी से बन सकता है। श्री यंत्र घर में बना करके पूजा करिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, देवी कवच का पाठ किया जा सकता है। ब्राह्मणों को बिठा करके जो है वो अगर हो सके तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करवा सकते हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण हो, वैदिक ब्राह्मण। गणेश जी के चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। सूर्य की दशा है, यह नुकसान में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर दशम भाव के अधिपति के साथ बैठेंगे तो यह राजयोग कारक हो जाएगा। ये अच्छी स्थिति है, खराब नहीं है। पर कमजोरी क्यों? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति छठे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। कमजोरी क्यों? क्योंकि चंद्रमा और गुरु का संबंध ठीक नहीं है, गुरु नीच के हैं। एक बात और बताता हूं, देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छे रहें तो संपूर्ण हमेशा अच्छा होता है, संपूर्ण अच्छा होता है। संपूर्ण मतलब आप उस समय फिर चिंता छोड़ दो कि आपके पास धन रहेगा कि नहीं, आप ये चिंता छोड़ दो कि आपका व्यय संतुलित होगा कि नहीं, आप ये चिंता छोड़ दो कि आपके बच्चे कैसे हैं, ये चिंता कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव यश कुल कीर्ति सम्मान कितना मिलेगा। वो ठीक तो सब कुछ ठीक, और वो तब ठीक है जब चंद्रमा ठीक, क्योंकि सारे ग्रह जब परिणाम देने लगते हैं तो वो मुंह ताकते हैं किसका? चंद्रमा का। वो नीच का है। ये स्थिति और कुंडली की कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकती थी जब चंद्रमा अगर ठीक हो जाते तो। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय, शिव जी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए, शिव जी को दूध में चीनी मिला करके अर्पित करनी चाहिए, शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए, स्वयं सफेद पुष्प की माला सोमवार के सोमवार स्वयं धारण करना चाहिए, भगवान पे चढ़ा करके खुद धारण कर लीजिए। ऋण से मुक्ति होने के लिए बजरंग बली की पूजा भी करी जाती है। इस कुंडली में ऋण मुक्तिदायक वही होंगे, वही आपको ऋण से मुक्ति करा सकते हैं। यज्ञ स्वयं श्री गणेश की आराधना। नवमांश कुंडली में जब आप गौर करते हैं तो मंगल मित्र की राशि में, यहां भी मंगल की स्थिति अच्छी है, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में ऋण मुक्ति, व्यक्ति ऋण में नहीं मरेगा, पक्की गारंटी है।
क्योंकि ऋण भाव के अधिपति यहां चलित कुंडली में अपनी ही राशि का फल कर रहे हैं। यहां भी वो मित्र की राशि में, यहां भी मित्र की राशि में भाग्येश होकर के। अब जरा ध्यान से समझिए, चंद्रमा जो है वो दोनों ही कुंडलियों में नीच के हैं। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, हम लोग को दरअसल यही बात सिर्फ पता होती है हर बार कि चंद्रमा नीच के यानी कि कमजोर, पर जैसे ही आप यहां से उठ करके नवांश में आते हो तो यहां चंद्रमा केंद्र में और यहां चंद्रमा जो है वो त्रिकोण में, यानी कि ये कुंडली कमजोर यहां से भी नहीं है। व्यक्ति का मन मस्तिष्क ठीक है, अगर मन पे भरोसा हो, व्यक्ति के अपने निर्णय गलत साबित ना हो, अगर निर्णय पे थोड़ा गहराई से अध्ययन कर ले, चिंतन कर ले, मनन कर ले, तो निस्संदेह वो ठीक है। भाग्य का बल कमजोर हुआ है, बजरंग बली की पूजा करनी होगी, क्योंकि यहां भी बजरंग बली की पूजा, यहां भी बजरंग बली की पूजा, यानी कि इस कुंडली के वास्तव में कमजोरीपन को निकालने की आवश्यकता है। हमारा व्यापार पक्ष कमजोर ना हो, इस वजह से हमें बजरंग बली की पूजा करनी होगी। और गणेश जी की आराधना दूसरे नंबर पे। यहां पे चंद्रमा नीच के, चंद्रमा बल से युक्त। वो बलवान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष का बल है, वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के हैं, उनके पास पक्ष का बल है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जैसे ही शिव जी की पूजा करे तो धन की वृद्धि होनी की स्थिति बनने लगे। यहां मंगल बैठे हैं जो भाग्य के अधिपति हैं। दांपत्य में 3 घर खाली हैं, पर बुध यहां स्वग्रही हैं। पत्नी के बातों को मानने का प्रभाव दिखता है। व्यक्ति अगर अपनी पत्नी की अवहेलना ना करे तो निस्संदेह उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और प्रत्येक प्रकार की जो एक ऐसी स्थिति कई बार होती है कि व्यक्ति जो होता है वो मित्रों के साथ जाता है तो कई बार ताड़ने लगता है, छेड़ने लगता है, अपनी जो है वो बुढ़ापे की अवस्था को भूल जाता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आपका चारित्रिक और नैतिक पतन ना हो, क्योंकि बुध है वो कभी कभी चंचल बना देते हैं। इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि अगर आप दशमांश कुंडली में गौर करें तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति विदेश सूर्य के साथ बैठे हैं जो जन्म कुंडली का ऋणेश है। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में प्रतियोगिता झेलनी पड़ती है सूर्य की दशा में। अब गौर करिए, यहां पे सूर्य को मैंने बहुत अच्छा बताया था, पर दशमांश कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इस वजह से व्यक्ति का काम नुकसान में जाता है। और सूर्य की दशा भी 2023 के 10वें महीने तक है। उसके बाद चंद्रमा की दशा, जो चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान हो रहे हैं, यानी कि हमें अगर 3 साल का इंतजार करने का अगर कहा जाए ज्योतिषी के द्वारा तो आराम से कर सकता है व्यक्ति, किया जा सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा बली है। और वो बैठे किसके साथ है? जन्म कुंडली के लाभेश के साथ, जहां स्वयं शुक्र बैठे हैं जो जन्म कुंडली के कौन होते हैं? पराक्रम के अधिपति और अष्टम के अधिपति। वो गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा व्यक्ति को, क्योंकि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में राहु यहां बैठे हैं। ये दे देंगे अचानक से, जो धन प्राप्ति की बात होती है वो मिल जाता है। यानी कि जो सूर्य, वास्तव में आप ये समझ हम नहीं पा रहे थे, या फिर आपको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि राजयोग कारक होने के बावजूद सूर्य ने आखिर मेरे साथ खेल क्यों खराब खेला, या सूर्य की दशा में मेरे जो है वो अपनों का नुकसान क्यों हुआ। क्योंकि वास्तव में वो यहां पे 6ठे भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ कर्म को व्यय में, नुकसान में और परेशान करने में डाले जाए। और वहां पे वो शत्रु के घर में बैठे हैं। यहां भी सूर्य जो है वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। ये तो अलग बात है कि बुध उनके निकट बैठा है तो थोड़ी सी स्थिति को वो मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो ये नुकसान हो जाता। क्योंकि वास्तव में जो दोनों सूर्य और शनि बैठे हैं वो मित्र हो नहीं होते, शत्रु होते हैं। इस वजह से धन में नुकसान और धन में सेंध लग रहा है। तो हमें वास्तव में इस कुंडली के कारण को पकड़ना होगा। समाधान के लिए हमें बजरंग बली के चरण को पकड़ना है और गणेश जी को दूसरे नंबर पे मनाना है। पर समस्या कहां है? तो वो सूर्य हैं जो कि जन्म कुंडली के, दशमांश कुंडली के लग्नेश को ऋण में लेके जा रहे हैं और नुकसान करा रहे हैं। इसी वजह से सूर्य की दशा में व्यक्ति ऋण में, या चंद्रमा के अंतिम दशा के आरंभ से व्यक्ति का पतन होना या व्यक्ति को नीचे डिग्रेडेशन में जाना दिखता है। दूसरी बात है कि आप जब चंद्रमा के बारे में यहां चर्चा करते हैं, यहां चंद्रमा ठीक है, यानी कि व्यक्ति का काम में मन लगे और व्यक्ति काम को लेकर के फोकस भी है और खुद का काम करे तो ही अच्छी बात है। व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है आसानी से अपना काम कर सकता है। पार्टनर के साथ भी अगर काम करना चाहे तो कई बार उसके पार्टनर ही नुकसान दे देते हैं, धोखा दे देते हैं। उस पर एक संयम बरतना होगा। उसके बाद यहां सप्तम भाव में केतु, 7 नंबर की राशि में केतु बैठे हैं जो व्यक्ति को पॉलिटिकली करेक्ट करते हैं। व्यक्ति के पास अनुभव है, वो काम को लेकर के राजनीति और रणनीति बना सकता है। अपने अंदर इस चीज को विकसित करिए कि आप कुछ नया क्या कर सकते हैं। तो वो वक्त आएगा आपकी कुंडली में 22 के 6ठे महीने में। 2022 के 6ठे महीने से आप रणनीति बनाना शुरू करो कि मुझे कौन सा नया करना चाहिए, कुछ नया इनोवेटिव क्या कर सकते हो आप। अभी बुद्धि नहीं चलेगी, पर जैसे ही 2022 का 6ठा महीना आएगा चलने लगेगी। उसके बाद शुक्र बैठे हैं नीच के। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां व्यापार भाव में नीच के चंद्रमा, यहां व्यापार भाव में बुध। पत्नी के साथ सपोर्ट और पत्नी की बात मानने पे नौमांस कुंडली में कुछ दे लेवल पे जाकर के चीजें ठीक होंगी।
लेकिन दशमांश कुंडली को जरा गौर से समझिए, आपकी कुंडली में बुध यही नीच के हुए हैं और यहां पे वो नीचाभिलाषी हो रहे थे। चलित कुंडली में वो चतुर्थ स्थान का फल कर रहे हैं। ये शुक्र यहां नहीं बैठे हैं, वो यहां बैठे हैं। तो व्यक्ति के पास भौतिकीय सुख संसाधन और चल अचल संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी कभी, परंतु कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसी समस्या जरूर आ सकती है जहां से उसका प्रत्येक दिन का आय कम हो जाए, क्योंकि शुक्र है। और ये वस्तुतः अगर बात बता दूं तो थोड़ी सी स्थिति मतलब टोटल तरीके से जो कुंडली है वो संभलेगी 2023 के 10वें महीने से, क्योंकि शुक्र भी जो है वो जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं। और वस्तुतः मंगल और बुध ये बहुत बढ़िया, व्यक्ति के पास मानसिक शांति कम रहेगी। एक बात और है, व्यक्ति का कई बार नेचर हो जाता है कि वो असंतुष्टि का भाव हमेशा रखे। वो क्यों? क्योंकि दशमांश कुंडली में जो मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद जो मानसिक शांति होती है वो नहीं है। वो आप चाहे कितना भी कर लो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुंडली में ही नहीं, वो जल रहा है, पीछे जा रहा है। वो मानसिक शांति यहां से मिलती है, यहां के अधिपति बुध पीछे जा रहे हैं इस वजह से। और मंगल के साथ बैठे हैं जो कौन है? धन भाव के अधिपति राहु वहां बैठे हैं। तो व्यक्ति के पास कई बार विपन्नता की स्थिति ऐसे आ जाती है और व्यक्ति एकदम बिल्कुल जो है वो शून्य पे आ जाता है। लेकिन उसको फिर से अगर बल देना है, हमें चंद्रमा की दशा का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि यहां दशम स्थान में बैठे हैं, यहां बली हो रहे हैं, यहां भी बली हो रहे हैं, कमजोर नहीं है। अगर पक्ष का बल नहीं होता तो निसंदेह मैं ये बात कह सकता था कि चंद्रमा की दशा भी कष्ट में जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अब उसके बाद आपकी कुंडली में मैं ग्रह स्थिति बता दूं तो ग्रह स्थिति में सूर्य जिस दशा में व्यक्ति गुजर रहा है उस दशा का अधिपति मृतप्राय है और ऊपर से वो परम शत्रु के साथ बैठा है। इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा जो होती है वो कमजोर। चंद्रमा के आरंभ की दशा बड़ी अच्छी रही होगी, पर मध्य के बाद की दशा कमजोर रही होगी। सूर्य की दशा मृतप्राय में आप झेल रहे हैं, रश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे थे, पर वो अंतिम में ला करके गिरा ही देता है। चंद्रमा या अवस्था में युवा है, निस्संदेह अच्छे परिणाम देंगे फिर से। और मंगल बढ़िया है, मंगल जो है वो आपको 50% का बल देगा। अगर आपके पास साहस और आपके पास ढाढ़स रहे तो निसंदेह वो 11वें भाव में बैठे हैं और पापग्रह का 11वें, पापग्रह का 8वें, पापग्रह का 6वें बैठना अच्छा होता है। आपकी कुंडली में शुक्र जो 6ठे भाव के अधिपति होकर के 3रे भाव में बैठे हैं, ये भी कमजोर नहीं है, ये भी ठीक होंगे, यानी कि ये भी लाभ दे सकते हैं। चंद्रमा में, अब इस कुंडली को जरा समझिए, तो चंद्रमा में शुक्र, चंद्रमा में बुध, चंद्रमा में मंगल, चंद्रमा में गुरु, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। कमजोर कौन सा रहे? चंद्रमा में सूर्य, चंद्रमा में शनि थोड़े कमजोर रहे, चंद्रमा में केतु थोड़े कमजोर रहे। पर व्यक्ति की कुंडली में अगर और भी आगे बढ़ता हूं तो बुध जो है वो थोड़े शत्रुवत हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जब बुध की दशा आती है तो जो अपना सबसे परम प्रिय होता है वही नुकसान में जाता है, या उसी के कारण व्यक्ति को नुकसान होता है अपने परम प्रिय मित्र के साथ। या बुध की दशा व्यक्ति के कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो शत्रुवत बैठे हैं और अति शत्रुता का भाव बैठे हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बुध जो है वो धन के अधिपति हैं। ध्यान से, धन भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट नीच का है। इस वजह से भी धन भाव को बल नहीं मिल रहा है और व्यक्ति को दारिद्र्य या ऋण में जाने की स्थिति में बना रहे हैं। ये बुध की बात थी। देवगुरु बृहस्पति जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं, पर एक बात है कि यहां के अधिपति जो शनि है वो धन भाव में बैठे हैं और उनका नीच भंग नहीं हो रहा। इस वजह से व्यक्ति का संपूर्ण जो है वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं संपूर्ण प्रभावित हो रहा है। और नवमांश कुंडली में आप जब गुरु को देखते हैं तो वो गुरु यहां भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, यहां वो ऋणेश के साथ बैठ रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति जो होता है वो कई बार ईगोइस्टिक हो जाए, ईर्ष्यालु हो जाए। हालांकि अवस्था के हिसाब से ये सारी चीजें ढल जाती हैं और बदल जाती हैं, पर अपने समय पे तो व्यक्ति जो है वो भयंकर देहवादी रहा होगा, भयंकर जो है वो कई बार कटु सत्य बोलने वाला, दुश्मन तैयार करने वाला, अपनी वाणी से ही व्यक्ति दुश्मन खड़ा कर लेता है, ऐसा रहा होगा। गुरु की दशा में कुछ नुकसान भी हुए होंगे, धन का, धर्म का, ध्यान का, पिता का, पुत्र का, इन सब चीजों का संबंध नुकसान में भी गया है, ये बात बनती है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में चाह करके भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शत्रुवत बैठे हैं और अवस्था में वो 50% का परिणाम देने वाले बन रहे हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बाल अवस्था के हैं, योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में राजयोग की उपस्थिति पैदा कर रहा है, पर 50%। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, अशुभ होने के बावजूद भी वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं। पर एक बात और बताता हूं,
राहु की दशा में व्यक्ति को मेंटेन करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। कुछ देने से ज्यादा है पुरानी दी हुई चीजों को निकालिए। अभी अपने आप को आप अगर हो सके तो पुराने मशीन को नया लेने से ज्यादा बेहतर है अभी पुराने मशीन पे काम चलाएं। जो दिए हैं उसको निकालने का, उगाही का, तगादा करने का भी वक्त चल रहा है, कुछ नया करने का नहीं। वो वक्त 2023 में आएगा, 2023 का 10वां महीना या 22 का 10वां महीना। ये बात मैं बता देता हूं। अब क्या बताऊं, जन्म कुंडली में धन भाव में दो पापग्रह का बैठना, धन को कमजोर, ऋण में जाना, ये हालांकि दोनों बैठे अच्छे हैं, बैठे खराब नहीं है, ये दोनों धन लाए भी हैं और नुकसान भी कराए हैं। चलित कुंडली में शुक्र यहां बैठ रहे हैं, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति ये व्यक्ति को देते हैं। अपनी दशा काल में व्यक्ति इन सब चीजों का लाभ भी भोगेगा। जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना और लग्न में मुखड़ा भाव का अधिपति बनना, 2 नंबर की राशि जो बनती है वो यहां बनती है। और गौर करिए तो शुक्र जो होते हैं वो किसी भी कुंडली के लिए मारक होते हैं। कैसे? क्योंकि वो एक भाव जो दूसरी बनेगी वो कहीं ना कहीं कमजोर की बनेगी ही बनेगी। और काल पुरुष की कुंडली में लग्न के धन भाव के अधिपति और सप्तम भाव के ये मारक होते हैं। तो वस्तुतः सर्वत्र तो बुध मारक, शुक्र मारक ही होते हैं। और वैसे भी जन्म कुंडली में यहां नीच के हो रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को जो होता है वो धन के लिए, अपने चीज को मेंटेन करने के लिए, व्यापार को मेंटेन करने के लिए मशक्कत में और जीवन में भागदौड़ लगी रहती है। ये बात बनती है। कुंडली को समझना सबसे बड़ी बात। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सिर्फ समाधान के लिए ज्योतिषी के पास आते हैं। वस्तुतः ज्योतिषी समाधान देता तो भगवान कृष्ण अभिमन्यु को बचा सकते थे और परीक्षित मारे नहीं गए होते। सर्पदंश का दोष उन्हें लगा था, उस समय तो कितने दैवज्ञ उपस्थित थे। समाधान कुछ भी नहीं होता है, समाधान के नाम पर सिर्फ लूट मची है। आप अपनी कुंडली को समझ लीजिए और मैं वही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। राजयोग कारक होने के बावजूद शत्रु बने इस वजह से दिए और ले गए। चंद्रमा बली हैं क्योंकि नीच के हैं, दोनों जगह वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। केंद्र में यहां भी केंद्र में, पर वो कमजोर क्यों? क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति। इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं, शुक्र अच्छे नहीं, मंगल अच्छे नहीं, चंद्रमा अच्छे नहीं, बुध भी थोड़े बहुत कमजोर, और बुध थोड़े ठीक हैं। तो अच्छा कौन? शनि और सूर्य अच्छे हैं, सूर्य बढ़िया है। तो इनकी दशा व्यक्ति को कमजोर क्यों गई? क्योंकि कर्म क्षेत्र में नुकसान हुआ है, तो कर्म का नुकसान हुआ है, ये बात है। अब कुछ इसी तरीके से आपके कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।